सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th वीडियो है और पिछले वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट किया था। दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो। आज भी हम कूलम्ब्स लॉ ही डिस्कस करेंगे और डेप्थ में। तो हमारे कूलम्ब्स लॉ के अंदर ही एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आल्सो नोन एज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इसे ER भी लिखते हैं। बोथ आर एब्सोल्युटली द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है क्वेश्चन में, इट्स बेटर हम K लिखें, या फिर अगर क्वेश्चन में रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मेंशन्ड है सो अगर हम ER लिखें दैट विल बी बेटर, बट आप कुछ भी लिख सकते हैं, बोथ आर एब्सोल्युटली सेम। सो अब हम डिस्कस करते हैं। पहले हम दो कंपैरिजंस करते हैं साथ में। पहला, व्हेन मीडियम ऑफ सेपरेशन of two charges is air, और इधर when medium of separation of two charges is not air। देखो हमारे पास दो चार्जेस है, अगर वो दोनों सेपरेटेड है और उनके बीच का मीडियम एयर है तो ये हमारा एक केस हुआ। और अगर उनके बीच, अगर वो किसी मीडियम में है, वाटर, केरोसिन, माइका, मार्बल, कुछ भी, अगर वो दो चार्जेस एक मीडियम में है तो ये हमारा दूसरा केस हुआ, when medium of separation of two charges is not air। so अब हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है। जब चार्जेस सेपरेटेड है एयर में, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज 1/4 पाई, एयर के लिए हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, Q1 Q2 by R²। इधर सब कुछ सेम है, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम एप्सिलॉन मीडियम लिखते हैं, बिकॉज इस केस में मीडियम एयर नहीं है, कुछ और है। सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 by R²। अब ये था हमारा F एयर और ये हम लिख लेते हैं F मीडियम। अब अगर हम इस फोर्स इन एयर को फोर्स इन मीडियम से डिवाइड करें तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा। लेट्स सी, F एयर बाय F मीडियम। F एयर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। F मीडियम में डिवाइडेड है तो ये टर्म ऊपर जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर दें। 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम R², ये नीचे Q1 Q2। फाइन, यहां तक क्लियर है? Q1 Q2 Q1 Q2, R² R², 4 पाई सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू EM, अब देख सकते ऊपर EM है हमारे पास, बाय E0। और ये EM बाय E0 क्या होता है? यही हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू K, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी, आपको पता ही होगा। एक और रिलेशन आता है, EM इज इक्वल टू K E0। ये भी एक रिलेशन हमारे न्यूमेरिकल्स के समय काम आता है। अब सबसे मेन बात, हम देख सकते हैं जो हमारा एप्सिलॉन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एप्सिलॉन जितना ज्यादा होगा, दैट मींस परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना कम होगा। एंड दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो फोर्स कम कैसे हो सकती है? लेट मी एक्सप्लेन। अगर ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं Q1 Q2, मान लेते हैं दे आर सेपरेटेड इन एयर। अब एयर का परमिटिविटी काफी कम है, दैट इज ओनली 1। परमिटिविटी ऑफ एयर इज ओनली 1 एंड एज कंपेयर्ड परमिटिविटी ऑफ वाटर दैट इज 81, जो कि बहुत ज्यादा होता है। सो अगर इस सिस्टम को हम पानी में डाल दें, जब तक एयर में थी तब तक सब कुछ ठीक था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था।
अब हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को पानी में डाल दिया। अब पानी में डाल दिया तो वाटर का परमिटिविटी बहुत है, E फॉर वाटर इज वेरी वेरी हाई। तो उस केस में इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत 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 कम हो जाता है। दैट मींस 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर जब ये दोनों चार्जेस एयर में सेपरेटेड थे। हम एक नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारा Q1 Na है एंड Q2 Cl है, NaCl, दैट इज आवर कॉमन सॉल्ट। सो NaCl जब तक एयर में है तब तक वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमने देखा है। बट जैसे ही हम उसे पानी में डाल देते हैं वो डिसॉल्व कर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर की परमिटिविटी बहुत हाई है और फोर्स कम हो जाती है, इसीलिए Na प्लस और Cl माइनस रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ? एप्सिलॉन बड़ा, फोर्स छोटा। सी परमिटिविटी का ये मतलब नहीं है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम उसका ये मतलब नहीं है कि वो मीडियम अलाउ कर रही है कि तुम फोर्स बढ़ाओ। ये परमिटिविटी का बिल्कुल मतलब नहीं है। परमिटिविटी इज नॉट अलाउइंग द सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज नॉट अलाउइंग एनी सब्सटेंस दैट इट इंक्रीजेस इट्स ओन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अगर वाटर है, वाटर ये कभी नहीं कर रहा है कि Q1 Q2 के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो बढ़ा दे रहा है 81 टाइम्स, नहीं। वाटर क्या कर रहा है? वाटर अपने फील्ड से, वाटर का जो अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो भी फील्ड है अपना वाटर का, कुछ होगा हमें क्या, वाटर का जो अपना फील्ड है, वाटर उसे परमिट कर रहा है कि जाओ और इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दो। यही एक चीज आपको समझनी है जो कि इस टॉपिक में कंफ्यूज करता है, बाकी और तो कुछ नहीं है, खाली कुछ रिलेशंस है, आपको यही चीज समझनी है। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की बहुत हाई है, इसका ये मतलब है कि वो अपने फील्ड को परमिट कर रहा है, ना कि उसके अंदर जो सब्सटेंस है, लाइक इधर हमने चार्जेस मान लिया या आयंस मान लिया, Na प्लस Cl माइनस, आयंस बोला बेटर है अभी। सो वाटर आयंस को कभी नहीं परमिट कर रहा है कि तुम अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाओ। वाटर अपने फील्ड को परमिट कर रहा है कि जो भी आउटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाके कम कर दो। यही चीज आपको समझनी है। सो आई होप इट इज क्लियर कि परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। जैसे हम 2-3 एग्जांपल्स इधर लेते हैं। देखो, जैसे परमिटिविटी ऑफ एयर दैट इज 1, एक बहुत कम होता है। परमिटिविटी ऑफ वाटर 81, एयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, ऐसे भी बहुत ज्यादा ही होता है 81। परमिटिविटी ऑफ माइका 3 से 4 के बीच में, और परमिटिविटी ऑफ मेटल दैट इज इंफिनिटी। सो अभी मेटल से हमें डील नहीं करना है, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो मैं इन तीनों से कर देता हूं। हम मान लेते हैं हमारे पास, चलो इस बार 2 लोगों को हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पर्सन 1 हो गया, ये हो गया हमारा पर्सन 2। चलो इसे हम लड़की बना देते हैं। चलो ये हमारा लड़का, ये हमारी लड़की, पर्सन 1 पर्सन 2। अब ये दोनों जब एयर में सेपरेटेड हैं, इनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हमें क्या मतलब, ठीक है। जब एयर में है इनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इन दोनों को हम पानी में डाल देते हैं, फाइन। इन दोनों को हमने क्या किया, उठा के पानी में डाल दिया। अब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। परमिटिविटी जितना बढ़ेगा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। फाइन। वाटर की परमिटिविटी बहुत हाई है 81, जितना परमिटिविटी ज्यादा वाले मीडियम में हमने डाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही घट जाएगा, उतना ही इन दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे से घट जाएगा। फिर हमने क्या किया, इन्हें पानी से निकाला और माइका में डाल दिया। ठीक है, ये हमारा पर्सन 1 था, ये हमारी पर्सन 2 थी। ठीक है, ये था हमारा पर्सन 1, ये थी हमारी पर्सन 2। अब हमने पानी से उठाया, माइका में डाल दिया। अब माइका का परमिटिविटी वाटर से बहुत कम है पर एयर से ज्यादा है, सो इनके बीच अब कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी एज कंपेयर टू वाटर। एयर में जितनी थी उतनी तो नहीं होगी, थोड़ा सा तो थोड़ी दूरी तो हो जाएगी। अब माइका में जब हम डालेंगे थोड़ी सी दूरी इनके बीच हो जाएगी, बट फिर भी वाटर से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, फिर भी एयर से कम। ऐसा क्यों? वाटर में जब ये दोनों गए, वाटर ने अपने फील्ड से कहा, परमिट किया कि जाओ इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जितना कम कर सकते हो कर दो। सो उतना कम कर दिया वाटर के फील्ड ने। फिर हमने जब माइका में डाला, माइका ने भी वही किया, इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का परमिशन दिया अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को। इन दोनों को परमिशन नहीं दिया कि अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा लो, इसने अपने फील्ड को, माइका ने, वाटर ने अपने फील्ड को परमिट किया कि जाओ इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के आओ। और जब तक एयर में थे ये दोनों खुश थे, ये दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं थी। हम मान लेते हैं ये हमारा एयर है, ये था हमारा लड़का, ये थी हमारी लड़की। ये था हमारा लड़का, ये थी हमारी लड़की। ये एयर में थे, ये दोनों खुश थे, पर पानी ने, माइका ने, सबने इनका काम बिगाड़ दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब हमने अभी डिस्कस किया K इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। तो इससे एक और क्या रिलेशन निकल के आता है, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/k टाइम्स एफ एयर। आई होप मेरे एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को इसका मतलब क्लियर होगा कि किसी भी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 1/k टाइम्स घट जाता है एज कंपेयर टू जब वो एयर में है। आई एक्सप्लेन अगेन। अगर कोई पार्टिकल हमारा वो एयर में है, उसका कोई डायरेक्टिव कांस्टेंट होगा, बट जैसे ही वो किसी मीडियम में जाता है उसका 1/k टाइम्स फोर्स इन एयर कम हो जाता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं और बेटर, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीडियम में फोर्स कितना गुना कम हो जाता है एज कंपेयर टू एयर, एफ एयर डिवाइडेड बाय के। इतने टाइम्स कम हो जाता है फोर्स एज कंपेयर टू मीडियम। ठीक है, फाइन। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, बहुत थ्योरी हो गई। चलो, ये हमने ले लिया एक चार्ज Q1, ये हमने ले लिया एक चार्ज Q2। ठीक है, अब इसे हमने एक सिस्टम एज्यूम कर लिया। ठीक है भाई, सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं। अब इस सिस्टम पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है F, और ये सिस्टम हमारा है एयर में। अब हम एक सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं मीडियम में, Q1 Q2, ये हमारे सेम चार्जेस हैं, इन्हें हमने उठा के मीडियम में डाल दिया। अब मीडियम में इनके ऊपर एक फोर्स लग रही है दैट इज F/3,
हमसे पूछा गया है कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एयर में है, ऊपर एक फोर्स F लग रही है, मीडियम में है, सेम दो चार्जेस हैं पर ऊपर एक फोर्स लग रही है F/3। वी आर आस्क्ड टू फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ नहीं करना है, K इज इक्वल टू F एयर अपॉन F मीडियम। F एयर कितना है भाई, F है, F मीडियम कितना है, F/3। ये 3 ऊपर जाएगा, दैट इज 3F/F, F कैंसिल 3। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो अब एक बहुत अच्छा टॉपिक लेते हैं हम, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, या पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद एक फाइनल टॉपिक करेंगे। चलो सेम दो चार्जेस Q1 Q2, अभी तक सब कुछ ठीक था, ये दोनों एयर में सेपरेटेड थे, इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। बट ट्विस्ट क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हमने एक मीडियम रख दिया। कुछ भी हो सकता है, जैसे माइका, मेटल, कुछ भी मान सकते हैं, नो वन केयर्स। Q1 Q2 था, पहले एयर में था, हमने लाके एक स्लैब रख दिया, मान लेते हैं ग्लास स्लैब, वाटर स्लैब, कुछ भी है, हमने एक मीडियम रख दिया। अब इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लेट्स से 4। अब आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी सी दूरी में ये स्लैब है, यहां और यहां तो अभी भी एयर में है, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, और जितनी दूरी ये स्लैब है लेट्स से 6 मीटर। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है फोर्स, F इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें निकालना है। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमें पता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है, Q1 Q2 चार्जेस हमें गिवन है, बट r² सॉरी r हम तीनों को ज्वाइन कभी नहीं कर सकते, ये गलती कभी मत करना। एयर में 2 और 2 4 है, बट मीडियम में 6 है। सबसे पहले जो मीडियम में जितनी जो डिस्टेंस मीडियम में है उसे हमें एयर में कन्वर्ट करना है। फाइन, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, दैट इज आर एयर इज इक्वल टू √k इंटू आर मीडियम। याद रखना, अब ऐसे सवाल में कभी दिक्कत नहीं होगा जब तक ये याद है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन एयर इज इक्वल टू √k टाइम्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन मीडियम। 6 मीटर मीडियम में सेपरेटेड है, हमें निकालना है कि अगर मीडियम ना होता तो उतना ही एयर में सेपरेशन कितना होता। ठीक है, k हमें गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं आर एयर, आराम से निकाल सकते हैं, √k, k 4 गिवन है, √4। आर मीडियम, मीडियम में कितना डिस्टेंस है, ये स्लैब कितना डिस्टेंस है मीडियम में, 6, √4 इज 2 into 6 that is 12। so that means अगर हम यहां से ये स्लैब हटा दें, अगर हम यहां से ये स्लैब हटा दें और इसे भी हम अब एयर मान लें, तो दैट मीन्स ये दूरी 12 मीटर होगी। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे जो स्लैब है जो मीडियम है उसे हटा देना है, उसे जगह पे हमें एयर एज्यूम कर लेना है, और एयर हमने निकाल लिया, ये 12 मीटर। सो अब हम आर लगा सकते हैं, दैट इज 2 + 12 + 2, 1/4πε0 हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 की जो भी वैल्यूज होगी बाय r² की जगह क्या, 12 14 16, 16 का स्क्वायर। सो दिस वाज आवर आंसर। आई होप ये क्लियर है आपको। चलो एक टफ सवाल लेते हैं इसी में। चलो
दो चार्जेस वही अपने Q1 Q2, ठीक है, एयर में थे। एयर में थे, इनके बीच में सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट फिर एक ट्विस्ट आया, इनके बीच में हमने एक मीडियम लाके रख दिया। इनके बीच में हमने एक मीडियम रख दिया। अब हमारा मन अभी भी नहीं भरा, हमने फिर से एक और मीडियम लाके रख दिया। एक और मीडियम हमने रख दिया, और चलो इस पॉइंट को हम यहाँ पे टच कर देते हैं। ये हमारा Q1 था, ये हमारा Q2 था। हमने दो मीडियम यहाँ पे रख दिए, और ये हमारा जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज R। बट इसमें से, इस मीडियम से पहले हमें एयर का निकालना पड़ेगा। सो इसका भी हम मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं हम K2। इसका डिस्टेंस, पहले स्लैब का डिस्टेंस हम मान लेते हैं D1, दूसरे स्लैब का डिस्टेंस हम मान लेते हैं D2। ये पूरा R था, यहां तक अभी भी एयर में है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या होगी? ये डिस्टेंस हमारी होगी, R पूरी थी R माइनस D1 प्लस D2, D1 प्लस D2। अब पूरी देखो, ये पूरी R थी, D1 D2 इन्होंने ले ली, तो भाई इसके पास कितना बचेगा? टोटल माइनस जितना इन्होंने ले लिया, तो R माइनस D1 प्लस D2। अब हमें इन दोनों का एयर में निकालना है। सेम फॉर्मूला, R एयर अंडर रूट K मल्टीप्लाइड बाय R मीडियम। अब पहले वाले के लिए करते हैं, K1 के लिए कर लेते हैं, नीचे हम K2 के लिए कर लेंगे। R एयर, सो R1 एयर कर लेते हैं, K1 है तो R1 कर लेते हैं, अंडर रूट K की जगह के पे क्या है? K1, अंडर रूट K1 मल्टीप्लाइड बाय R मीडियम। कितना दूरी है ये, कितना डिस्टेंस है मीडियम में? D1, ठीक है। अब हम इधर R2 एयर कर लेते हैं, फाइन। R2 कितना, K2 कितना, सॉरी हाँ K2 कितना है? वो हमारा K2 ही है, वैल्यूज आर नॉट गिवन। दूसरा स्लैब कितने डिस्टेंस है मीडियम में? दैट इज D2। अब हमने एयर की रिलेटिव दूरी निकाल ली है एज कंपेयर जब वो मीडियम में थी, ठीक है। बस अब हमें पुट कर देना है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और R स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसे मत भूल जाना, ये एयर भी है हमारे पास, और इन दोनों मीडियम का जो हमने एयर में रिजल्टेंट निकाला है। सो R स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट अंडर रूट K1 D1 प्लस अंडर रूट K2 D2 प्लस R माइनस D1 प्लस D2 और इसका होल स्क्वायर, और ऊपर तो अपना वही रहेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर की जगह हमें ये लिखना है। बाकी इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम स्कूल लेवल पे कभी नहीं आएगा, सो आपको इसके आगे प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक दो और हम अच्छे अच्छे सवाल ले लेते हैं। चलो, सेम अपने दो चार्जेस Q1 Q2, सेम चार्जेस है यार, बोर हो गए Q1 Q2 लेते लेते। चलो, ये वो सवाल नहीं है, वैसा सवाल नहीं है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। Q1 Q2 सेपरेटेड इन एयर, ठीक है। अब
अब एक 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 ट्विस्ट लाते हैं इधर। ये हमारा पहला पार्टिकल है, ये हमारा दूसरा पार्टिकल है, इसका चार्ज क्यू है। अब इसके पास एक मास भी है, इसका भी चार्ज क्यू है, इसके पास भी एक मास है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। पहले हम सिर्फ Q1 Q2 में डील कर रहे थे, अब QM में डील करेंगे। पहला हमारे पास पार्टिकल है, इसके पास चार्ज भी है, मास भी है। दूसरे के पास भी चार्ज भी है, मास भी है। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज। कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज। अब इस लाइन से मत डर जाना, इस वर्ड से मत डर जाना। जस्ट द रेशियो ऑफ Q by M इज हमारा स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चलो स्पेसिफिक चार्ज। अब यहां पे हम M का क्या मतलब है पहले वो समझेंगे। M मींस यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। Q का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज क्लियर। M आ गया, दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो प्रेजेंट, सो हमें उसे भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अब हम एक पार्टिकल को टारगेट करते हैं, लेट्स टारगेट दिस, हमारा पार्टिकल 2 को हम टारगेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम है, प्लस क्यू। सो इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हमारी पार्टिकल 2 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स मार्क करते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर, उसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है, सो वो इसकी तरफ दूसरे चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी, दैट इज ये F ग्रेविटेशनल, और ये हमारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ी सी मेहनत बची है। स्पेसिफिक चार्ज इज Q अपॉन M। हमें क्या करना है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशनल। यहां तक क्लियर है? देख लो एक बार। सॉरी एक मिनट, सॉरी चलो, कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन M। इसमें एक और कंडीशन हमारे पास गिवन है, इफ F net is equal to 0, net force on the system is 0, ये मैं भूल गया था, net force on the system is 0, ये हमारे पास एक गिवन कंडीशन है। कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज। सो अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, दैट मींस F ग्रेविटेशनल मस्ट बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेट फोर्स 0 है, हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया है, Fg is equal to Fe। अब Fg क्या होता है, G m1 m2 m1 m2 m का स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K q1 q2 q1 q2 q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर ने r स्क्वायर को मार दिया। अब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, G बाय K इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय M स्क्वायर। एक बार देख लो, हम क्रॉस करेंगे यही आएगा, G M स्क्वायर इज इक्वल टू K Q स्क्वायर। तो कैन बी राइट G K इज इक्वल टू K स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। यस, अब Q बाय M को हम इधर ले लेते हैं, स्क्वायर हमें हटाना है तो हम इसे अंडर रूट कर देते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट G बाय K। फाइन, ये स्क्वायर था, हमने स्क्वायर हटाया तो ऑब्वियसली ये रूट हो जाएगा। सो Q बाय M दैट इज अ स्पेसिफिक चार्ज दैट इज अंडर रूट G बाय K, और K की वैल्यू होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं, सो दैट विल रिजल्ट टू अंडर रूट G 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर, Q अपॉन M is equal to under root G 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट फोर्स 0 थी तो हमने दोनों साइड के फोर्स को बैलेंस कर दिया, Fg is equal to Fe, G m1 m2 by r square, K q1 q2 by r square, m m सेम है, q q सेम है, सो हमने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया।
फिर आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, जी बाई के बचा, इधर क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बचा। ठीक है, हमें स्क्वायर हटाना था क्योंकि हमें क्यू और एम से मतलब है, स्क्वायर हटाना था, हमने इसे रूट कर दिया, रूट जी बाय के, और के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जी के साथ अपेंड हो जाएगी। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और एक और सवाल बनता है, दैट इज दो चार्जेस हैं Q1 Q2, मान लेते हैं एयर में ही रखा हुआ है, कैलकुलेट मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोस टू पार्टिकल्स। मिनिमम फोर्स ऑफ एफ मिनिमम जब भी हमसे निकालने बोला जाएगा, हम मान लेंगे वो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट इज Q1 एंड Q2। जब भी एफ मिन बिटवीन Q1 एंड Q2 निकालने बोला जाएगा, हम मान लेंगे दोनों के ऊपर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जब भी हमसे कहा जाएगा मिनिमम फोर्स निकालने, हम मान लेंगे दोनों चार्ज पार्टिकल्स के पास 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम की चार्ज है, बिकॉज द स्मॉलेस्ट व्हाट डू यू से, smallest quantity of force, smallest quantity of charge that can exist, इससे छोटा चार्ज में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो F मिनिमम निकालना है, F is directly proportional to Q1 Q2, पहले वीडियो में बता रखा है। तो Q1 Q2 जितना छोटा होगा F उतना कम होगा, तो Q1 Q2 सबसे छोटा, that is 1.6 10 to the power minus 19। अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं, that is one of the best topics, लास्ट तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। सेम अपने पास दो चार्जेस Q1 Q2, ठीक है, सेपरेटेड इन एयर, सिस्टम मान लेते हैं हम, दे आर सेपरेटेड इन एयर, मीडियम में एयर, ठीक है। सेम चार्जेस Q1 Q2, this time separation is not air, this time separation is any medium। कौन सा मीडियम, उसे हमें कुछ नहीं करना है, बस एयर नहीं है हमें इतना पता है, ठीक है। this time separation is medium। अब सबको पता है F air is greater than F medium, हमने निकाला था ना, F medium is equal to F air by K times, so that means F air is much नहीं, greater than F medium। कितना much है वो तो मीडियम पे डिपेंड करता है, so we can say that F air is greater than F medium, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में कहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ये एयर में है तब ज्यादा है एज कंपेयर टू मीडियम में है। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है जिसमें F in air becomes equal to F in medium? सोचो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम दोनों सेम हो जाए। ये जनरल बात है, एयर में ज्यादा होती है, बट ऐसा हम क्या चेंज कर सकते हैं कि दोनों सेम हो जाए। चलो पता है, चलो F air is equal to F medium। अब force is inversely proportional to separation का स्क्वायर। पहले भी बताया, इस वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में बताया है, F is inversely proportional to R स्क्वायर, कूलम्स लॉ का सेकंड ऑब्जर्वेशन था। F is inversely proportional to R का स्क्वायर। सो अगर हम R बढ़ाएंगे सो क्या फोर्स कम होगा, इनवर्स रिलेशन है, R बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, ठीक है। अब एयर की फोर्स ज्यादा है, सो अगर हम दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ा दें, अगर हम Q2 को यहां से उठा के यहां ले आए, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या फोर्स कम होगा, बिल्कुल होगा।
ऐसा मीडियम में तो कर नहीं सकते, वो बेचारा पहले से कम है। एयर हमें कम करना है एयर में। तो एयर में अगर हम पार्टिकल्स की सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या फोर्स कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब हम कितनी डिस्टेंस बढ़ाएं कि दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए? अब रैंडमली तो नहीं बढ़ा सकते हैं, Q1 Q2 के बीच में कितनी डिस्टेंस बढ़ाएं that F air becomes equal to F medium and this is called your equivalent separation of air। और अभी हम उसी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है? नहीं क्लियर है आप फिर से रिज्यूम करके देखो। चलो, इक्विवेलेंट सेपरेशन ऑफ एयर। एक बार कैमरा देख लेता हूं मैं। चलो, एवरीथिंग इज फाइन। इक्विवेलेंट सेपरेशन ऑफ एयर। याद है ना क्वेश्चन की क्या डिमांड थी? हम अगर एयर में पार्टिकल्स का सेपरेशन बढ़ा दे, एफ एयर विल बिकम इक्वल टू एफ मीडियम, पर कितना बढ़ा दे, सेपरेशन कितनी बढ़ा दे, सो दैट विल प्रूव बाय इक्विवेलेंट सेपरेशन ऑफ एयर। हमें फाइनली करना क्या है? एफ मीडियम को एफ एयर के बराबर करना है। एफ मीडियम को हम क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ एयर को क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 आर स्क्वायर 4 पाई कट गया। अब एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, याद करो, K इज इक्वल टू ई एम बाय ई नॉट। सो क्या हम ई एम को के ई नॉट लिख सकते हैं? ये रिलेशन मैंने आपको बताया था इस वीडियो में। ई एम इज इक्वल टू के ई नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ई एम को हम रिप्लेस कर देते हैं के ई नॉट से, तो हमारे पास क्या बन गया? 1 बाय के ई नॉट इज इक्वल टू 1 बाय ई नॉट। अब एक बात यहाँ पे गौर करनी है, एफ मीडियम का तो आर स्क्वायर है, ठीक है, एफ मीडियम का तो आर स्क्वायर है, बट एफ एयर की तो आर स्क्वायर नहीं है। हमने कुछ डिस्टेंस बढ़ाएंगे तभी एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर हो सकता है, तो हम इसे आर डैश का स्क्वायर मान लेते हैं। आर तो नहीं है, अगर सेम डिस्टेंस रहे एयर में भी मीडियम में तो फोर्सेस कभी इक्वल नहीं हो सकती है। हमें फोर्सेस बढ़ानी है, मतलब सॉरी फोर्सेस बैलेंस करनी है, तो ये आर बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसे आर डैश ले लेते हैं, तो दिस विल नॉट कैंसिल। सो के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट कट गया, ठीक है। दोनों को ऊपर ले चलते हैं, 1 1 है, के आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है नॉट टू, आर डैश का स्क्वायर। आर डैश हमें निकालना, हम इसे इधर लिख लेते हैं, आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर हमें हटाना है, सिंपल सी बात है, इसे रूट कर देते हैं। सो आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के, और रूट करेंगे आर का स्क्वायर हट जाएगा, ये हमारे पास आर आ जाएगा। इसे डी लिखते हैं और अच्छा लगता है, अंडर डी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के डी, आर कुछ भी लिखो, एक्स लिखो, एक ही बात है। तो फाइनल हमारे पास इक्विवेलेंट सेपरेशन ऑफ एयर का ये डेरिवेशन आया, दैट इज आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू आर।